Hello, dear students. In the last lecture, we were discussing about the formation of the company. In that lecture, we have discussed the first step in the formation of the company, and that was the promotion. Today, we will discuss the second step in the formation of the company, and that is incorporation stage. Okay, so incorporation refers to the registration of the company under Companies Act 1956. यानी इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपने अपनी कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर करवाना है. ओके, अब इस स्टेज में कुछ स्टेप्स आते हैं, वो क्या होंगे? तो पहला स्टेप इनकॉर्पोरेशन स्टेज में है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना पड़ता है. तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल है जो कि आप शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं. ओके. फोर्थ इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज. डायरेक्टर्स की एक लिस्ट होगी जिसमें कि डायरेक्टर का नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका ऑक्यूपेशन और उनकी एज होगी. ओके. नेक्स्ट इज the written consent of the directors to act as directors. डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा कि वो कंपनी के डायरेक्टर की तरह काम करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके एड्रेस का नोटिस. नेक्स्ट इसमें है a statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of the company are duly completed. एक लीगल डिक्लेरेशन होगी जिसमें कि ये लिखा होगा कि कंपनी को बनाने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दी गई हैं. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं जब किसी कंपनी को स्टार्ट करना होता है. ओके. अब इसी इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सेकंड स्टेप है पेमेंट ऑफ फीस. जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे तो उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन की एक फ़ीस होती है, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है. और ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल अगर ज़्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ज़्यादा होगी. ऑथराइज्ड कैपिटल अगर कम होगा तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपकी कम हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन. द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड एंड ही ऑल्सो चेक द रिसीप्ट ऑफ द फी डिपॉजिटेड. अब कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा और जो आपने फ़ी डिपॉजिट की है उसकी रिसीप्ट को भी चेक करेगा. ठीक है. और अगर रजिस्ट्रार जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी से सेटिस्फाई होता है तो रजिस्ट्रार जो है कंपनी के नाम को रजिस्टर में एंटर कर देता है. ओके. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को रजिस्टर में एंटर कर देता है तो तब रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. और जिस डेट पे रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को प्रोवाइड करेगा उसी दिन से जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी और इसी डेट से वो कंपनी जो है इस्टेब्लिश हो जाती है. ओके. अब यहाँ पर एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये इस तरह का होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसमें लिखा है आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, नेम ऑफ द कंपनी, is this day incorporated under the Companies Act 1956 and that the company is limited given under my hand at Delhi. यहाँ पे जगह का नाम आएगा. This 24th day of August 2000 and
2012 और यहाँ पे डेट आएगी जबकि वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, वो कंपनी फॉर्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की सील आएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह का ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ये स्पेसिमेन है। नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका इफेक्ट क्या होगा। अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो भी डेट लिखी होगी उसी डेट पे वो कंपनी लीगली बॉर्न मानी जाएगी। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, और कंपनी जो है लीगली फॉर्म हो चुकी है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ही डिपेंड करेगा। इसमें एक चीज़ और कह रहा है ये कि हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 24 अगस्त को इश्यू हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी गई है 22 अगस्त। तो कंपनी जो है 22 अगस्त को ही फॉर्म मानी जाएगी कि कंपनी जो है वो 22 अगस्त को फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर इश्यू ऑफ registration certificate it was found that a person had forgot signature on the memorandum, but then also the incorporation will be considered valid। जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है और बाद में ये पाया गया कि कोई डायरेक्टर जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करना भूल गया है, तब भी वो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। ठीक है, सो सेकंड स्टेप वाज द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ओके, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो इस सेकेंड स्टेज को पूरा करके ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी। बट अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और फोर्थ स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, इन 2 स्टेज से और गुजरना होता है किसी पब्लिक कंपनी को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो थर्ड stage in the formation of a company is capital subscription stage। okay, after getting the certificate of incorporation the private companies get formulated and can commence their business activities, but a public limited company has to perform a third stage and get the certificate of commencement। okay, तो अब बात करते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में कुछ स्टेप्स होते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं। पहला है सेबी अप्रूवल। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या है। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा होती है। The public limited companies must submit all the relevant information with the SEBI before issuing its securities in the capital market। ठीक है, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है सेबी के पास में, और उसके बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज को कैपिटल मार्केट में इशू कर सकती है। ठीक है, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जो पहला स्टेप है कि सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। ओके, सेकंड इज प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को कि जनरल पब्लिक जो है उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट भी जो है वो कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। ओके, थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। ओके, तो जो प्रोमोटर है कंपनी का वो जो है डिफरेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी है तो एप्लीकेशन मनी को रिसीव और डिपॉजिट करने के लिए बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, शेयर्स को बेचने के लिए ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और थर्ड इसमें है अंडर राइटर्स। ठीक है,
अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कि ये गारंटी लेते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को बेच देंगे, ठीक है ना। और अगर ये अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर्स को नहीं बेच पाते हैं तो खुद ही ये कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, ओके। और ये अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर्स को बेचने के लिए कमीशन भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में जो प्रोमोटर है वो बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को भी अपॉइंट करता है। फोर्थ इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि किसी कंपनी के पास पैसे का शॉर्टेज ना हो, फंड्स का शॉर्टेज ना हो, इसके लिए ये कंपलसरी किया जाता है कि जितने नंबर के शेयर को कंपनी इशू कर रही है उसका 90%, ठीक है, इश्यूड शेयर्स का 90% की एप्लीकेशन जो है आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी प्लान करती है कि उसको 10,000 शेयर्स को इशू करना है तो उस कंपनी के पास जो है इन 10,000 शेयर्स का 90% कितना हो गया, 9,000। तो 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन उस कंपनी के पास आनी चाहिए, ये सेबी का रूल है, ठीक है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहता है कि जितना कंपनी चाहती है कि वो शेयर्स को इशू करे तो उतने शेयर्स का 90% की एप्लीकेशन उस कंपनी के पास आनी चाहिए ताकि कंपनी के पास जो है फंड्स की शॉर्टेज ना हो, ठीक है ना। और ये जो एप्लीकेशन है वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के 120 डेज के अंदर आ जानी चाहिए, ओके। सो दिस इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Next is application to stock exchange. A firm must get itself listed in a stock exchange before selling its securities to the general public. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी चाहती है कि वो अपने सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को सेल करे तो उस पब्लिक कंपनी को खुद को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है। The company may apply in any of the recognized stock exchanges to get the permission, ठीक है ना। तो ये कोई भी जो पब्लिक कंपनी है वो खुद को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है। जैसे कि इंडिया में BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनमें से किसी में भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद को लिस्ट कर सकती है। The stock exchange authorities verify the financial soundness and other aspects of the company, and if they are satisfied then the name of company is listed, okay। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल साउंडनेस को वेरीफाई करती हैं कि कंपनी की क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए, और अदर एस्पेक्ट्स को भी वेरीफाई करते हैं। और अगर वो इससे सेटिस्फाई होते हैं तो कंपनी के नाम को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा सकता है, ओके। इफ अ फर्म डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट देन द अलॉटमेंट विल बिकम वॉइड एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट मस्ट बी रिटर्न्ड। इसका मतलब यह है कि जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट की डेट क्लोज हो गई है तो उस डेट से अगर 10 वीक्स के अंदर उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिली है तो ये अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और जितना भी एप्लीकेशन आई हैं उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास वो सारा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को, ओके। Next is allotment of shares. After getting the name listed, the company prepares a return of allotment. Okay? जब कंपनी का नाम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा तो कंपनी क्या करती है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि शेयर होल्डर्स के नेम आएंगे और उनका एड्रेस आएगा। द कंपनी हैज़ टू सबमिट
रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार, और ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। After subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. जब कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी हो जाती है और कंपनी जो है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करती है कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दिया जाए। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ कंपनी को कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी फाइल करने पड़ते हैं, जैसे कि अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, शेयर्स जिनको कि कैश में पे करना है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड, अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन एट एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। एक डिक्लेरेशन कि सभी डायरेक्टर ने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी है उसको पे कर दिया है। थर्ड, अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, और एक डिक्लेरेशन कि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और इस डिक्लेरेशन पे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो साइन करेंगे या कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा। ओके, The registrar will verify all the documents and declarations submitted by the company. इसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो सारी कंपनीज के जो कंपनीज ने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसको वेरीफाई करता है, और अगर वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी से, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार क्या करता है, फिर सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को इशू कर देता है। ठीक है, द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। और जब कंपनी के पास, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ जाएगा तो उस डेट से वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 4 स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिए। थैंक यू।